थिएटर कमांड का जो कंसेप्ट है, पहले से जोड़ो, एक ज्योग्राफिकल एरिया है और उसके नीचे, जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये कारगिल रिव्यू कमेटी ने फर्स्ट टाइम 1999 में ये प्रपोज किया था कि हमारे पास ये होना चाहिए। तो ये जो लद्दाख से लेके और अरुणाचल तक जो नॉर्दर्न वाला होगा, करीब 3,500 किलोमीटर लंबी हमारी ये जो नॉर्दर्न थिएटर होगा, उसमें जो एविएशन एसेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एयर डिफेंसेस हैं, वो सारी इंटीग्रेट होंगी। और अगर ये 18 महीने का रहा, मतलब सर्विस चीफ के बराबर उनको ओहदा दिया जा रहा है, तो 18 महीने का रोटेशनल टेन्योर होगा, तो वो रहेगा। दूसरा जो पाक फेसिंग है वो सियाचिन से लेके कच्छ तक है, गुजरात तक, और यहाँ सारी युद्ध लड़े गए हैं, चाहे वो 65 के, 71 के, या ऑप सिंदूर या कारगिल के टाइम पे, तो ये भी उसी हमेशा रहेगा। और जो नेवी का 4 स्टार एडमिरल होगा, जो मैरीटाइम वॉरफेयर और नेवल एक्सपर्टीज रखता है, उसको हमने कोस्टल वाला रीजन दिया है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो जो थिएटर कमांडर है, उसको सिर्फ आर्मी बटालियंस, एयरफोर्स स्क्वाड्रन या नेवी शिप्स नहीं चाहिए, उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए, उसको एवैक चाहिए, उसको सैटेलाइट चाहिए, को साइबर कैपेबिलिटीज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सेट्स चाहिए, और ये सब कन्वेंशनल सर्विसेज के बाहर हैं। तो जो प्लान सर्कुलेट हो रहा है उसके अनुसार एक नया इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का एक प्रपोजल है, IRF, और इसके अंदर प्रलय मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस, पिनाका, और एक नया 1500 किलोमीटर का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसे BM4 कहा जा रहा है। ये एक ट्राई सर्विस का मतलब तीनों सर्विसेज की मिसाइल्स एक जगह कंट्रोल होंगी। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, जिसके जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैंडल करती हैं, वो भी काफी हद तक इंटीग्रेट होंगी और वो डायरेक्टली CDS के कंट्रोल में रहेंगी। तो थिएटर कमांडर्स के पास न्यूक्लियर अथॉरिटी नहीं होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थर्ड, जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है और डिफेंस साइबर एजेंसी है, ये भी CDS के अधीन ही होंगी, और ये थिएटर कमांडर्स को इनके लिए असेट्स टास्क कर सकते हैं, लेकिन कमांड थिएटर कमांडर्स के पास नहीं होगा। चौथा, जो जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड बनाएंगे, JLN, जो कि ले, सिलीगुड़ी, सुलूर और प्रयागराज में होंगे, और पहले से ही मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों सर्विसेज के, ये उनको ऐड किया जाएगा। तो ये तीनों सर्विसेज के जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड बनाए जाएंगे और इन जगहों से तीनों सर्विसेज के एसेट्स मूव करेंगे और स्टोर किए जाएंगे। मतलब स्ट्रेटेजिक एसेट्स का एक क्लियर हायरार्की बना है, एंड टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल एसेट्स थिएटर कमांडर के पास होंगे, स्ट्रेटेजिक एसेट्स CDS के पास होंगे, न्यूक्लियर CDS के पास होगा, और राजनीतिक नेतृत्व ऑफ कोर्स देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होगा। तो ये मॉडल जब US और चाइना से कुछ कुछ मिलता है, लेकिन कुछ तरह से अलग है। जैसे चाइना की PLA के पास 5 थिएटर कमांड है, और उनके पास बॉर्डर डिफेंस फोर्स भी आता है। हमारे केस में BSF, ITBP, SSB को थिएटर कमांडर के अधीन लाना है या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। और मैं आपसे अभी एक बात करता हूं जो कोई नहीं कहेगा, थिएटर कमांड का कंसेप्ट जितना अच्छा लगता है उतना कॉम्प्लेक्स भी है। ये सच है कि भारतीय वायुसेना, जो मेरी अपनी सर्विस है, सबसे ज्यादा कॉशियस है इसको लेके, और मैंने पहले भी बताया कि उसके कारण है कि हमारे पास लिमिटेड एयर एसेट्स हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि चीन की तरफ से कुछ टेंशन बढ़ता है और एयरफोर्स की एक ही कमांड अपने कंट्री के जो फाइटर्स हैं उनको क्विकली रीडायरेक्ट करती है दूसरी कमांड से, और ईस्टर्न साइड से मंगा के उसको अटैक करती है, और एयर पावर का एक ही प्रिंसिपल है उसका यूजेज का, वो सबको पता है। बट अगर ये एयर एसेट्स ज्योग्राफिकल थिएटर में बांट देते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी खोने का रिस्क है। इसलिए भारतीय वायुसेना को पहले एक एयर डिफेंस कमांड का रोल दिया जा रहा था, जो उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद अपने जहाजों को एयर डिफेंस रोल या ऑफेंसिव रोल में बांटना मेरी समझ से एक गलत बात है। तो दूसरी समस्या यह है जो कि कमांड अथॉरिटी है, जो कि एक वायर मैगजीन ने हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि थिएटर कमांडर अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेंगे? CDS को। लेकिन CDS को सर्विस चीफ के कमांड करने का कानूनी अधिकार नहीं है। तो इस मुद्दे पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है, आने वाले दिनों में दिखाएगा। एक ऑप्शन ये है कि CDS के पद को रीडिफाइन किया जाए, उन्हें एग्जीक्यूटिव कमांड अथॉरिटी दी जाए, इसीलिए उसको नया कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चेंजेस चाहिए होंगे, और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और इसमें सर्विस चीफ्स की जो भूमिका है उसको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं, ये
30-40 साल में होने वाले रिफॉर्म्स हैं जो आने वाले दिनों में होएगा। तो सितंबर 2024 में मुझे याद है जब ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारे कमांडर्स थे, तो रक्षा मंत्री ने उस टाइम ये कहा था कि हम सब एक छत के नीचे बैठे हैं, आइए एक निर्णय लेते हैं। उसके बाद जुलाई में अगले साल ये तय हुआ कि 3 हेडक्वार्टर्स लखनऊ, जयपुर और त्रिवेंद्रम में बनेंगे। और अगस्त 2025 में जब सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहा कि माओ में ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर स्पेशल फोर्स ऑपरेशन एंड ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर एयरबोर्न एंड हेलीबोर्न ऑपरेशन रिलीज किया, तो ये उसका एक फाउंडेशन स्टोन रखा था उन्होंने थिएटराइजेशन के लिए। और जब अभी पिछले साल सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने कलकत्ता में जो ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हमें थिएटराइजेशन की तरफ जल्द से जल्द बढ़ना चाहिए। तो इट मीन्स पॉलिटिकल पुश है बहुत दिनों से, और जो रिफॉर्म्स का जो बेड़ा सीडीएस ने उठाया था, वो मेरे को दिख रहा है कुछ ना कुछ अंजाम लेते हुए अगले कुछ दिनों में। तो इसीलिए ये बहुत एप्ट वीडियो है आप सबकी जानकारी के लिए। और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी फाइनल अप्रूवल देगी एंड डिफेंस मिनिस्टर ने इसका इन प्रिंसिपल क्लियरेंस दे दिया है। ये जो भी प्रपोजल है एनएसए के थ्रू जाएगा, और उसके बाद इसमें एक फॉर्मेलिटी होगी जो कि सीसीएस इसको अप्रूवल देगी। बाद में इसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो रेटिफाई होंगे पार्लियामेंट के थ्रू। जो नई पोजीशंस क्रिएट करी जाएंगी वो पार्लियामेंट के थ्रू होंगी, एंड उसमें फुली ऑपरेशनलाइज होने में, मैच्योर होने में मेरी समझ से 3 से 5 साल और लगेंगे। बट इसका जो फॉर्मल बर्थ है वो मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इसकी शक्ल हो सकती है। दोस्तों, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर क्या थिएटर कमांड सही है, क्या भारत के लिए जरूरी है? जहां भी मैं टॉक्स करने जाता हूं, बच्चों से बात करने जाता हूं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाता हूं, तो मेरा जवाब हाँ जरूरी है। बट मॉडर्न वॉरफेयर अब सिंगल सर्विस ऑपरेशन नहीं रह गई। ये हमने हाल ही के सारे युद्ध में देखा है। अब ड्रोन, साइबर स्पेस, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब एक साथ चलते हैं, और दुश्मन किसी भी जगह से कहीं से भी अटैक कर सकता है, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, सी हो, साइबर हो, स्पेस हो, और इसमें हमारा रिस्पांस भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। लेकिन मेरी एक ये राय है कि जल्दबाजी इस वक्त सही नहीं है। कि यूएस ने 1986 में गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट पास किया था, उसके बाद भी इंटीग्रेशन में उनको 10 से 15 साल लगे। चाइना ने 2015-16 में अपना थिएटराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कमांड बनाए थे, वो आज भी उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, और मेरी समझ से लगना चाहिए, क्योंकि जो जो हमारे को इसमें दिक्कत आती हैं हमें उसको पार करके ही आगे बढ़ना है। तो जो सबसे जरूरी है वो एक बार स्ट्रक्चर बन जाए, क्योंकि हमें जल्दी से ऐसा बनाना चाहिए जो काम करना चाहिए। तो जनरल चौहान के जो बचे हुए दिन हैं 40 से 45 दिन, इसमें मेरी समझ से ये एक आएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आप इसको जरूर लाइक कीजिए। मुझसे कमेंट में पूछिएगा कि आपकी क्या राय है, क्योंकि मैं हर रोज शाम को कुछ समय निकाल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब वीडियो में उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। और बहुत बार मुझे लोग पूछते भी हैं कि आप इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए, जिसकी मैं बहुत कोशिश करता हूं। तो आज की डेट में जो भी मुझे थिएटराइजेशन के बारे में जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बने रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।